हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एनवायरनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया के बेसिक्स के बारे में देखा कि वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं और उसने किस तरीके से काम किया। तो हम उसी के बारे में कुछ और ब्रीफ करेंगे ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन सके इंडियाज़ एनवायरमेंटल पॉलिसी को समझने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट पॉलिसी जो बनाई गई इंडिया में उसका एक मेजर पोर्शन वहीं से डेराइव्ड होता है, जो कि 1992 में जो रियो कॉन्फ्रेंस होती है, अर्थ समिट होती है, उसके बाद 2012 फिर में भी रियो में ही समिट होती है और फिर 2015 में पेरिस क्लाइमेट जो समझौता होता है वहाँ से, और 2020 तक किस तरीके से उतार चढ़ावों के बीच में किस तरीके से अमेरिका बाहर होता है पेरिस क्लाइमेट से, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉन्फ्रेंसेस बनी उसके बेसिक्स के बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में। कुछ कॉन्फ्रेंसेस तो सबसे पहले हम लोग जब बातचीत करते हैं तो सबसे पहले 1985 में जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ा समझौता होता है। ये जो समझौता होता है 1985 का, इसको विश्व के किसी भी देश ने पालन नहीं किया। इसमें ये कहा गया कि 2050 तक अगर जलवायु परिवर्तन में नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो जो पृथ्वी का तापमान है वो 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। 2050 की बात कही इसने और 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने की बात कही पृथ्वी के तापमान की। और इसने से बताया कि जो ओशियन का लेवल है, जो वाटर लेवल है ओशियन का, वो 1 मीटर बढ़ जाएगा, 1 मीटर बढ़ जाएगा। मतलब कि समुद्र का जो जल स्तर है उसकी ऊंचाई 1 मीटर बढ़ जाएगी। तो एक बड़ी चेतावनी के रूप में इसको देखा जा सकता था, लेकिन विश्व के किसी भी देश ने इसको सीरियसली नहीं लिया। फिर थोड़ा सा और समय जब बीता, तो जब समय बीतने के साथ में 1988 में हमारा IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनता है और इसमें तय किया जाता है 1988 इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये WNO के द्वारा बनाया गया, यूएनओ के द्वारा बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया जाता है। इसके द्वारा ये कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट तैयार होगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट को जो एक साइंटिफिक स्टडी की जाएगी, इस रिपोर्ट की एक साइंटिफिक स्टडी की जाएगी, यानी कि इसका जो विश्लेषण होगा ये वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर रणनीतियाँ बनेंगी। ये IPCC बनाया जाता है UNO के द्वारा। इसके बाद थोड़ा सा और समय बीतता है 1992। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा किस तरीके से रियो में कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो हमारा रियो समिट होती है या फिर इसको हम अर्थ समिट कहें,
1992 में। यहाँ से 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ये निकल के आते हैं, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो UNFCCC जलवायु परिवर्तन के संबंध में हमें इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखते हैं कि UNFCCC जो है रियो समिट के बाद ऑर्गेनाइज की जाती है। इसका जो गठन होता है इसमें 178 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी जो जब ये बनाया गया था तो उसमें 178 देश थे, लेकिन इसमें से जो साइन सिग्नेटरी कंट्री थे वो 154 कंट्रीज इसको साइन करने वाले देश थे। 154 देशों ने इसको साइन किया UNFCCC को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको 154 देशों ने साइन किया। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 197 कंट्रीज हो गई है। इसकी जो लास्ट समिट हुई कॉप, जो इसकी जो पर ईयर की मिनिस्ट्रियल या फिर हम कहें जो इसकी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो 2020 का जो कॉप ऑर्गेनाइज किया, ये ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये करंट का इशू है, लेकिन हम इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये 1993 में तो ये बन के तैयार हो जाती है, लेकिन ये जो लागू होती है ये 1994 से। ये लागू UNFCCC जो है वो 1994 से लागू होती है। और इसकी जो पहली कॉप होती है, फर्स्ट कॉप, मतलब इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है वो 1995 में इसकी पहली कॉप होती है, कॉप 1 1995 में। इसका जो 1995 में जो इसकी कॉप ऑर्गेनाइज की गई वो बर्लिन में आयोजित की गई, बर्लिन जर्मनी में। आयोजित की गई। इसमें से इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए। इसमें से कहा गया कि जो IPCC की जो रिपोर्ट्स आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई थी, उसने कहा 2100 तक जो भूमंडलीय तापन है उसमें 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि हो जाएगी। 2100 तक आते आते वर्ष 2100 तक 3.5 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारी तीसरी कॉप होती है, दूसरी कॉप, तीसरी कॉप। हमारी तीसरी कॉप इम्पॉर्टेंट है तो कॉप 3 ये क्योटो में होती है। ये जापान का एक सिटी है। इसमें एक प्रोटोकॉल या एक संधि अपनाई जाती है जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोटोकॉल थी इसमें कुछ बातें की गई डेवलप्ड कंट्री के रेफरेंस में और डेवलपिंग कंट्रीज के रेफरेंस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो क्योटो प्रोटोकॉल थी ये क्या था। ये कॉप 3 में एक क्योटो जापान के शहर है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जाता है। इसमें ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बाध्यकारी संधि है। कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के साथ साथ इसमें से मैंने बताया देशों को 2 भागों में बांटा गया, पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटा गया। एक Annex 1 कह सकते हैं और एक Annex 2 कह सकते हैं। इसमें जो Annex 1 कंट्रीज थी इसमें डेवलप्ड कंट्री को, विकसित देशों को रखा गया। इसमें विकसित देशों को रखा गया। विकसित देशों की भी संख्या इसमें 37 निर्धारित की गई। बचे हुए जो देश थे वो Annex 2 में। बेसिकली इसमें डेवलपिंग विकासशील देश आए
विकासशील देश आए और इनके ऊपर अभी तक कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया। इसमें से कहा गया जो एनेक्स 1 कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो 37 जिनकी संख्या थी, वो 2008 से 12 के बीच में ये टाइम पीरियड तय किया गया और उन्हें उनसे कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, वो 1990 के स्तर से 5.2% कमी लाए 2008 से 12 तक। मतलब 2008 से 12 के बीच में 1990 में जो भी इमिशन हो रहा था ग्रीन हाउस गैसों का, उसमें से 5.2% की कमी लाई जाए और जो विकासशील देशों के संदर्भ में कोई भी बाध्यता नहीं थी। इसके बाद इसमें से एक और सिस्टम किया गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस के संबंध में था, जो विकसित देशों पर बाध्यकारी था। जो भी देश इसमें से साइन किया उसको इसका पालन करना अनिवार्य था। इसके बाद एक सिस्टम इसमें लाया गया जिसे हम त्रिविध मैकेनिज्म कहते हैं। त्रिविध व्यवस्था। त्रिविध व्यवस्था में क्या क्या आता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात होती है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से काम करता है। इसका पहला पोर्शन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसका जो दूसरा था वो हमारा सिस्टम है संयुक्त क्रियान्वयन, ज्वाइंट एक्शन। और जो हमारा तीसरा है वो कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित था। ये त्रिविध व्यवस्था के अंतर्गत अपनाया गया। ये चीज़ें हमारी COP 3 में 1997 में अपनाई गई, जो 2005 तक लागू होनी थी। मतलब कि 2005 में इसमें सिग्नेटरी कंट्री जो थी अंतिम, वो साइन करके इसको प्रभावी किया गया। उसके बाद हर वर्ष में COPs ऑर्गेनाइज होती रही। COP 4, COP 5, COP 6, COP 7, COP 9। इसके बाद एक COP होती है कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन की जो COP होती है वो COP 15 थी। उसकी संख्या COP 15 थी। देखेंगे इसके बारे में। COP 15 कोपेनहेगन में होती है। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन की बात की गई। ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन की बात की गई। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट था। ये जो हमारा समिट हुआ कोपेनहेगन में, ये 2009 में था। 2009 में कोपेनहेगन में हुआ। उसके बाद हमारा एक कानकुन होता है। इसके बाद COP जो 16 होती है वो 2010 में। ये 16 थी COP 2010 में। ये हमारी होती है कानकुन समझौता, मैक्सिको। ये मैक्सिको। इसमें जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की गठन की बात की गई थी कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में, उसी बात को आगे बढ़ाया गया और इसमें से कहा गया जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था उसको औपचारिक रूप से गठित किया गया। और उसके साथ साथ इसमें कहा गया कि $100 बिलियन का ये फंड होगा जो गरीब देशों की सहायता करेगा। तो ये 2010 की बात थी।
इसके बाद 2012 में हमारा 20 वर्ष पूरे हो जाते हैं रियो कॉन्फ्रेंस की। तो 20 वर्ष पर रियो +20 कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ पर इसके बाद 2012 में रियो +20 20 साल पूरे हो जाते हैं 1992 कॉन्फ्रेंस की। इसमें एक लेख जारी किया गया अब द फ्यूचर वी वांट के नाम से, जो इसका पेपर पब्लिश हुआ, द फ्यूचर वी वांट के नाम से। और इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाए गए। इनकी संख्या 70 थी। इसमें से जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा की बातचीतें की गई। और इसके अंतर्गत 17 गोल में से 169 टारगेट्स रखे गए। ये हमारा 2012 का रियो कॉन्फ्रेंस होती है फिर से। उसके बाद हम 2015 में पहुंचते हैं, पेरिस कॉन्फ्रेंस। ये महत्वपूर्ण है। 2015 पेरिस कॉन्फ्रेंस। इसमें से कहा गया कि पृथ्वी का जो तापमान है वो इस सदी के अंत तक, इस सदी के अंत तक मतलब 2100 से प्रारंभ होने से पहले पहले, वर्ष 2100 आने से पहले पहले हम इस पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक काल, प्री इंडस्ट्रियल इरा का, पूर्व औद्योगिक काल का जो तापमान था उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अगर किसी भी परिस्थितियों बस ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। इसके बाद कहा गया कि इसका जो हमारा जो पेरिस कॉन्फ्रेंस का जो टारगेट रखा गया, इसमें विकासशील और विकसित देश सभी के लिए काम करना था, सभी देशों के लिए काम करना था। लेकिन उनके जो काम करने के तरीके थे उसमें डिफरेंस था। विकसित देशों को ज़्यादा कार्बन इमिशन में कमी करनी थी, विकासशील देशों की उसी की तुलना में कम करनी थी। इसी तरीके से भारत ने, हम भारत की बात करेंगे तो भारत 2030 तक अपने जो कार्बन इमिशन का लेवल है वो 2005 के स्तर से 30% कम करने का प्रस्ताव रखा है। ये एक अवर कॉमन फ्यूचर की बात, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे। उसके बाद जो अभी हाल ही में हुई जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो ग्लासगो में हुई, जो कि स्कॉटलैंड में 2020 में UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो ग्लासगो में हुई, जो कि हमारा स्कॉटलैंड में है। ये हमारा एक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो हमारी महत्वपूर्ण कुछ कॉप्स होती हैं, COP 1, COP 3, उसके बाद हमने देखा कि 2009 में जो COP होती है, उसके बाद 2010 में जो COP होती है, उसके बाद हमने देखा 2012 में जो रियो +20, और उसके बाद 2015 पेरिस क्लाइमेट, और उसके बाद जो हमारा ये 2020 का ग्लासगो का संबंध रहा। इसी के आगे हम लोग कल भारत का जो इन्वायरमेंट पॉलिसी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके साथ साथ भारत की वन जो नीति है 2016 की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।